हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट से ही रिलेटेड है और इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इवन मेरे पास कुछ बच्चों की कॉल आई थी कि सर हमें डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि भाई ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में जिन जो थिंग्स ट्रांसपोर्ट होती है भाई वो चार थिंग्स हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है जिसको फोटोसिंथेट्स भी बोलते हैं, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्चुअली में ये जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये सभी लाइफ को मैनेज करने वाले फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि आप वाटर को समझ सकते हैं कि बहुत जबरदस्त एक मिराकुलस सॉल्वेंट है, सबकी बॉडी में मिलता है, एबंडेंस में ये मिलता है सेल के अंदर, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस की साइट है ये। फूड आप जानते ही हैं कि ये एनर्जी सोर्स है और विदाउट इसके लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती है। मिनरल्स भी बहुत अच्छा एक है ना, बहुत सारे कोएंजाइम्स के ये फैक्टर्स हैं, कोएंजाइम्स ये बनाते हैं और बहुत सारे एंजाइम के ये एक्टिवेटर्स भी हैं। क्लियर? इसके बाद हार्मोन से ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर हैं। जो ओवरऑल में बात करूं, ये सभी जो थिंग्स हैं जो ट्रांसपोर्टेड प्लांट के अंदर हो रही हैं, क्लियर, ये सभी थिंग्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप यहाँ पे इनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब फिर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट है दो तरीके का होता है। एक एक ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव और एक पैसिव होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, नो एटीपी यूटिलाइज्ड, और यहाँ पर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑलवेज मूव करते हैं। क्लियर? और इसके अपोजिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। क्लियर? अब आप ये देखिए कि दुनिया में जितने भी पैसिव मूवमेंट हैं, सभी पैसिव मूवमेंट्स के लिए डिफरेंस का होना जरूरी है। ठीक है, अब कोई भी चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, और एक तो ये है कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह तब जाए जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करें, तब वो जाएगी। ठीक है, अब वो अपने आप कैसे जाए? तो अपने आप तो वो तभी जा पाएगी ना जब एक एंड पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मीन्स उसकी मात्रा ज्यादा होगी, और दूसरी तरफ उसकी मात्रा क्या है, कम होगी, तभी तो वो जाएगी वहां से वो थिंग्स। क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी पैसिव मूवमेंट के लिए जरूरी है, पैसिव मूवमेंट के लिए जरूरी है कि एक जगह कम कंसंट्रेशन रहेगी, एक जगह ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो ज्यादा से कम की तरफ कोई थिंग्स मूव करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब इनमें भी क्या है, इनकी कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस होगा, तभी मूवमेंट होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बात करूं कि फिर मैंने आपको बताया था आगे इसमें कि भाई पैसिव प्रोसेस है, तो पैसिव प्रोसेस के रेफरेंस में मैंने तीन प्रोसेस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। एक तो किया था मैंने डिस्कस डिफ्यूजन के बारे में, और एक डिस्कस किया था मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा मैंने डिस्कस किया था फिर ऑस्मोसिस। क्लियर? तो बच्चों को मेनली जो कंफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ज्यादातर होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप मैं और थोड़ा सा इसमें डीप जाने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन आप यदि डिफ्यूजन की बात करें, क्लियर, तो डिफ्यूजन का सीधा एक एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा होगा कि एक यू शेप ट्यूब हम लेते हैं, यू शेप ट्यूब हम ले रहे हैं, और इस ट्यूब में वाटर हम फिल कर देते हैं। इवन हम कह सकते हैं कि इस ट्यूब के दो लिम्ब हैं, एक पी लिम्ब है, एक क्यू लिम्ब है। क्लियर? अब इन दोनों लिम्बों को सेपरेट हमने यहां से कर दिया, एक बैरियर लगा करके सेपरेट कर दिया। अब हमने एक लिम्ब को वाटर से क्या है, फुल कर लिया, पूरा फिलअप कर दिया इसको, और दूसरे लिम्ब को हमने यहां तक फिल कर दिया वाटर को। ठीक है, तो जो वाटर लेवल है उसको यहां तक ही रखा।
क्लियर। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि यदि हम इस बैरियर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो क्या पी से क्यू डायरेक्शन में होगी या क्यू से पी डायरेक्शन में होगी, तो आपसे मैं पूछूं तो आपका सीधा यहाँ पे आंसर ये आएगा कि सर डायरेक्शन यहाँ पे वाटर की पी टू क्यू रहेगी, पी टू क्यू रहेगी। क्यों रहेगी पी टू क्यू, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और ये वाटर की मूवमेंट इस क्यू ट्यूब में तब तक रहेगी जब तक कि ये डिफरेंस खत्म ना हो जाए, कंसंट्रेशन का डिफरेंस जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यही डिफरेंस यहाँ पे क्या है, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कि यही जो डिफरेंस है, ठीक है, यही मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और बायोलॉजी में इसी डिफरेंस को हम एक और टर्म दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। इसी डिफरेंस को नाम दे देते हैं हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट का होना जरूरी है सभी टाइप की पैसिव मूवमेंट के लिए। क्लियर, आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक और आप एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लेता हूं कि ये दो मेटल पॉट हैं, क्लियर, ये मेटल पॉट हैं दो, एक का नाम हम पी रख देते हैं, एक का नाम क्यू रख देते हैं। सपोज पी मेटल पॉट का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है और क्यू पॉट का यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इन दोनों पॉट्स को हम एक आइसोलेटिंग चैम्बर्स में प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये देखें कि जो पी मेटल पॉट है इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से माने ये ज़्यादा हॉट है, और क्यू मेटल पॉट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से माने ये कोल्ड है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा। क्लियर। अब हीट का ट्रांसफर कब तक होगा, क्यों होगा हीट का ट्रांसफर, ठीक है। तो यही आपको समझना है। एक्चुअली में यहाँ पे ठीक है हीट का ट्रांसफर होगा, और हीट का ट्रांसफर यहाँ पे तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। मींस एक स्टेज के बाद में इन दोनों मेटल पॉट का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मीन इसका भी 40 और इसका भी 40, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, डिफरेंस की वजह से। मेरी बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्यू वाला पॉट है, क्यू वाला मेटल पॉट है, इसके पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसके पास हीट है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर पी से क्यू में होगी और तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए, दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ऐसे ही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि ये जो वाटर पी लिम्ब से क्यू लिम्ब में जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक दोनों का लेवल क्या है, इक्वल ना हो जाए। मीन्स ये यहां तक रहेगा, ठीक है, दोनों का लेवल इक्वल होना जरूरी रहेगा, ठीक है। यही क्या है, डिफ्यूजन है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। डिफ्यूजन में मैंने आपको ये बताया था कि द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स especially solute from their higher concentration to their lower concentration till equilibrium is reached, ठीक है, तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, मींस जैसे ही ये जो डिफरेंस है ये मिनिमाइज होगा, ऐसे ही मूवमेंट भी क्या है, रुक जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे डिफ्यूजन देख सकते हैं, क्लियर। इसके बाद में दूसरा मैंने आपको बताया था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। भाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि ऐसा डिफ्यूजन जो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन की हेल्प से होता है, और उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या है कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और ये जो कैरियर प्रोटीन है ये दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, माने पैसिव में भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं। और ये बिल्कुल एंजाइम की तरह स्पेसिफिक होती हैं कि जो पार्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही ये कैरी करके ले जाती है इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो रही है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, ऑस्मोसिस की बात करूं, तो ऑस्मोसिस भी क्या है कि एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है,
ऑस्मोसिस भी क्या है, एक प्रकार का डिफ्यूजन है, एक टाइप का डिफ्यूजन है ऑस्मोसिस भी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा ये समझना है कि जनरली बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की कोई भी जगह नहीं है, आप इसको थोड़ा सा और यहाँ पे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इन तीनों टर्मों में दो टर्म तो सॉल्यूट के रिगार्ड्स में हैं, एक तो डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ऑस्मोसिस को डिफाइन हम करते हैं सॉल्वेंट के रिगार्ड्स में। यहाँ पे हम सॉल्वेंट की मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है। और एक एक्चुअली में यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा करके बीच में, ठीक है। और दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में क्या है, डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस रहेगा तो तभी तो मूवमेंट पॉसिबल होगी। अब जब डिफरेंस ही नहीं है तो नो नेट मूवमेंट, क्लियर। तो फिर तो कोई मूवमेंट के चांसेस ही नहीं है सबस्टेंस के, क्लियर। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं, आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन जो टर्म है, ठीक है। सॉल्यूशन टर्म की बात करें तो सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूं, ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो थिंग्स को अपने में डिसॉल्व करता है, और सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो खुद डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन, ये दोनों ही मिलकर के सॉल्यूशन को बनाते हैं ना। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ये ग्रेटर अमाउंट में होता है, हमेशा ग्रेटर अमाउंट में रहेगा, ये इसके कंपैरिजन में लेस अमाउंट में रहेगा। क्या है, ये लेस अमाउंट में रहेगा, क्लियर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे बात आती है, एक टर्म आती है कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जनरली क्या है कि कंसंट्रेशन हम मात्रा को कहते हैं, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, मात्रा को बोलते हैं। और ये कंसंट्रेशन बिल्कुल डिपेंड करती है सॉल्यूट पर, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि मैं दो सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है, दोनों ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब मैंने 1 लीटर यहाँ पे सॉल्वेंट लिया, वाटर, यहाँ भी 1 लीटर वाटर लिया, इसके अंदर मैंने 2 स्पून सॉल्ट ऐड किया, इसके अंदर भी 3 स्पून सॉल्ट ऐड किया। तो कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा सॉल्टी होगा, ठीक है। तो आपको कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा सॉल्टी लगेगा, माने जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, माने किस सॉल्यूशन की या कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो ये जो सॉल्यूशन है ये ज्यादा सॉल्टी होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। अब मेनली जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा सॉल्वेंट है वो वाटर है ना। और जब किसी सॉल्यूशन में वाटर वहां पे सॉल्वेंट होता है तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, उसी को क्या बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। माने जिस सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है उसको क्या बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। अब यदि मैं यहाँ पे एक बात और डिस्कस करूं कि दो ही सॉल्ट हैं और यहाँ मैं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा डिफर कर देता हूं, ठीक है। यहाँ जैसे कि 1 लीटर सॉल्वेंट है, ठीक है, 1 लीटर, इधर मैं ले लेता हूं 2 लीटर सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट में इक्वल कर देता हूं, माने 2 स्पून सॉल्ट, और इसमें भी 2 स्पून सॉल्ट, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन की ज्यादा रहेगी, कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन की ज्यादा रहेगी, तो तब आंसर आएगा कि जी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा रहेगी। क्योंकि यहाँ पे बाय वॉल्यूम हम बात करें तो 1 लीटर
सॉल्यूशन में 2 स्पून क्या है, सॉल्ट के हैं, और यहाँ 2 लीटर सॉल्यूशन में 2 स्पून सॉल्ट के हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन तो क्या है, बराबर है, लेकिन इधर अमाउंट कम है सॉल्वेंट का। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। और यदि हम समझने के लिए अपने माइंड में थोड़ा एक इमेज बनाने के लिए हम यदि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको 2 मान लें और दोनों को हम ऐड कर दें कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आप याद रखने के लिए कंसेप्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कंसंट्रेशन पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस किसी सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट की अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन उसकी क्या है, बढ़ती जाएगी। क्लियर। और सॉल्वेंट हम बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूट यदि कांस्टेंट है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी कंसंट्रेशन। ठीक है, आपके क्लियर हो रहा है। इसके बाद में डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इवन आप देखते हैं कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन यहाँ हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे जो केवल सॉल्वेंट को पास करे, सॉल्यूट को जो पास ना होने दे, सॉल्यूट को पास ना होने दे, केवल सॉल्वेंट को ही पास होने दे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इवन कुछ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से किसी भी मटेरियल को पास नहीं होने देते, इन एंड आउट नहीं होने देती हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में जैसे रबर मेम्ब्रेन हम ले सकते हैं, या फिर सुबेराइज सेल वॉल है, वो भी पूरी इम्परवियस होती है वाटर और गैसेस के साथ में। क्लियर। अब एक टर्म आती है भाई परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर। परमिएबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जो मेम्ब्रेन अपने में से हर चीज को पास करती है, सॉल्यूट को भी पास करती है, सॉल्वेंट को भी पास करती है, उसे परमिएबल उसको बोल देते हैं। वो सेल वॉल है, सेल वॉल से बेटर एग्जांपल बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कोई नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद में एक टर्म आती है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल वो मेम्ब्रेन होती है जो मेम्ब्रेन अपने में सॉल्वेंट तो पास करती है, लेकिन सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सॉल्यूट को भी पास कर दे, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। और बायोलॉजी में ऐसी मेम्ब्रेन ही है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर। इसके बाद टोनोप्लास्ट है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है। मींस सॉल्वेंट को पास करती है, लेकिन सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सॉल्यूट को भी अपने से पास होने देती है। क्लियर। ये बात आपके समझ में आई। तो एसपीएम यहाँ पर केवल सॉल्वेंट को पास करेगी, सॉल्यूट को पास नहीं कर पाएगी। क्लियर। ये बात आपके समझ में आई। अब मैंने फिर लास्ट में आपको ऑस्मोसिस में एक बात और मैंने आपको बताई थी कि हमने एक सिस्टम लिया और उस सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, यहां पर मैंने एक सिस्टम लिया है और इस सिस्टम के में मैंने 2 टाइप के सॉल्यूशन लिए हैं। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है एक चैम्बर में, दूसरे चैम्बर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर। मीन्स आप नाम भी दे सकते हैं कि ये ए चैम्बर है, ये बी चैम्बर है, और इन दोनों चैम्बरों को हमने 2 सॉल्यूशन से फिलअप किया हुआ है और इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, क्योंकि हमें ऑस्मोसिस को देखना है, मीन्स वाटर की मूवमेंट को देखना है। ठीक है। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप जानते हैं। ऑस्मोसिस की मैंने आपको हालांकि 3 तरीके से डिफाइन मैंने आपको कराया था ऑस्मोसिस को। एक तो ये है कि सॉल्वेंट के बेसिस पर मैंने कराया था कि भाई मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स ऑन लोअर कंसंट्रेशन, ये मैंने बताया था। फिर सॉल्यूशन के रेफरेंस में मैंने डिफाइन किया था ऑस्मोसिस को कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको टोनिसिटी के बेस पर एक्सप्लेन किया था ऑस्मोसिस को। टोनिसिटी मींस कंसंट्रेशन के बेस पर, ठीक है। तो मैंने डिफाइन किया था कि भाई मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट आप देखेंगे वो कैसे देखेंगे, ए टू बी आप मूवमेंट देखेंगे वाटर की, ठीक है। कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये केवल क्या है, सॉल्वेंट को ही पास करती है, सॉल्यूट को पास करती ही नहीं है, क्लियर। अब ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में यदि हम दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें तो इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, और इधर सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो भाई वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यही ऑस्मोसिस है, क्लियर। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद में डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए टर्म और हम यूज कर सकते हैं, भाई यहाँ पर सॉल्यूट अमाउंट कम है, क्लियर, सॉल्यूट अमाउंट कम है, सॉल्वेंट अमाउंट ज्यादा है, तो इसके लिए टर्म और आ सकती है, दैट टर्म इज नोन एज हाइपोटोनिक। क्या बोल सकते हैं उसको, हाइपोटोनिक, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में, हाइपोटोनिक के रेस्पेक्ट में यहां पे आ जाएगी टर्म क्या, हाइपरटोनिक। और एक बात आपको स्टूडेंट ध्यान रखनी है ऑलवेज, ये हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक जो टर्म है ना, ये इंडिविजुअली नहीं आती, ये टर्म हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही आएंगी, इंडिविजुअल ये टर्म कभी नहीं आती है। ये बात आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, क्लियर। तो हाइपोटोनिक यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइप के, इस चैम्बर के सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि सॉल्यूट कम, अमाउंट कम है, ठीक है, और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। ऐसे ही हाइपरटोनिक, हाइपर माने एक्सिस, टॉनिक टॉनिसिटी दैट इज द कंसंट्रेशन के लिए टर्म आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस में द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर, बात आप समझ रहे हैं ना। और यही क्या है, ऑस्मोसिस है, यही क्या है, ऑस्मोसिस है, ठीक है। अब यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और लगा दो आप, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब बच्चों को ना यही कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे के माइंड में ये होता है कि सर आपने बोला था कि ऑस्मोसिस दैट इज आल्सो नोन एज, ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है भाई, ठीक है डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑस्मोसिस हम एक्सप्लेन करते हैं वो सॉल्वेंट के रिगार्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, जबकि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सॉल्यूट के रिगार्ड्स में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको भाई। यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट ही तो पास होना है ना, सॉल्यूट से हमें क्या लेना देना, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को तो पास ही नहीं होने देती ना, वो तो केवल सॉल्वेंट को पास होने देती है। इज इट क्लियर। तो ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। और भाई मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप ऑस्मोसिस सब कुछ भूल जाओ जो मैंने बताया, सीधा आप इतना ध्यान रखो कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। बस सीधी सी बात है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप ये ऑस्मोसिस को समझ गए। और एक बात और, ये दो टर्म यहाँ पे आ गई, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। इंडिविजुअली ये टर्म कभी नहीं आती, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये टर्म आएंगी ऑलवेज।
मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। और इसके साथ तीसरी टर्म है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में तो सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है, और सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन यदि ये होते तो यहाँ पे कोई मूवमेंट ही देखने को नहीं मिलती। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका ऑस्मोसिस हो जाता है। और जहां तक मैं समझता हूं अब आपके शायद क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। अब नेक्स्ट आप एक और यहाँ पे टर्म आप समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल के बारे में और आप समझ लें। वाटर पोटेंशियल की हम बात करें तो आप नाम से समझो, वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी, ठीक है, पावर, कुछ करने की पावर, ठीक है, मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स में कुछ करने की पावर है ना। वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो मूविंग एबिलिटी है, जो रैंडमली मूव करते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में, वो ड्यू टू इट्स ऑन एनर्जी। क्लियर? और यही क्या है, वाटर पोटेंशियल है। इवन वाटर पोटेंशियल को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट है पास्कल, पास्कल यूनिट है जिसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब क्या आप देखते हैं कि किसी सिस्टम में, जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल हैं किसी सिस्टम में, और वाटर के मॉलिक्यूल्स एकदम वाटर मॉलिक्यूल ही हैं, तो ये क्या है कि रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। रैंडमली क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ठीक है। मूव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमने ये किया कि एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, मींस प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर वाटर, ठीक है। तो ये रैंडमली क्या है, मूव करेंगे। मूव क्यों करेंगे? बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं कि द सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। क्लियर? अब वाटर पोटेंशियल की हम बात करें, ठीक है, कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका होगा, ठीक है, कितना होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं भाई? मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल है वो प्योर सॉल्वेंट का ही होता है। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली ये बताया कि भाई मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। और कितना होता है? जीरो, जीरो होता है। बात मेरी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। इसका मतलब दुनिया के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उन सब का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो all the solutions have less water potential, have less, ठीक है, all the solutions have water potential less than जीरो, एंड लेस देन जीरो का मीनिंग है नेगेटिव, ठीक है। और वो कितना भी हो सकता है, -1, -2, -3, ठीक है। तो सभी सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो से कम होगा, मींस नेगेटिव में होगा। क्लियर? अब किसी सिस्टम में आप जब वाटर का फ्लो देखते हैं, तो वाटर का फ्लो जब हम किसी सिस्टम में दो सॉल्यूशन लेते हैं, तो वाटर का फ्लो किस सिस्टम से किस सिस्टम में होता
है ना। मीन्स आप देखें कि मैंने क्या किया कि एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैंने SPM लगा दी और यहाँ पे एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया इस चैम्बर में और यहाँ मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन ले लिया या सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें प्योर सॉल्वेंट। तो वाटर, इसको ये मान लिया, इसको भी मान लिया, तो वाटर किस चैम्बर से किस चैम्बर में जाएगा, तो यहाँ पे वाटर की मूवमेंट आपको कैसी दिखाई देगी, ठीक है। तो वाटर की मूवमेंट आपको यहाँ दिखाई देगी A to B, क्यों, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम कितना, 0, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन का मैंने अभी आपको बता दिया कि ऑलवेज वाटर पोटेंशियल क्या है, ऑलवेज वाटर पोटेंशियल क्या है, लेस देन 0 होता है, मींस नेगेटिव में होता है, क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये देखिए कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी रहेगी, है ना, और वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब रहेगी तो वाटर मॉलिक्यूल जो फ्री हैं, ठीक है, वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल की क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, किसकी वजह से, सॉल्यूट की वजह से, क्लियर, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल को मेनली 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक सॉल्यूट, आगे ना सॉल्यूट, और दूसरा प्रेशर। मतलब क्या है भाई, हमें ये पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम होता है, दैट इज द 0। अब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या है कि वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, वाटर पोटेंशियल क्या है, कम होता जाएगा, और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल, और साई एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मींस हायर द सॉल्यूट पोटेंशियल लोअर विल बी द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। हालांकि सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या है, इसकी भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी, क्लियर। प्रेशर की बात करें भाई, यदि किसी सिस्टम में प्योर सॉल्वेंट है और उसका हम प्रेशर यदि इंक्रीज करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल दे ऑल्सो हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। तो प्रेशर पोटेंशियल यहाँ पे मींस प्रेशर इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल भी क्या है, इंक्रीज होगा, और इस तरीके से इनमें एक रिलेशन बन जाता है, दैट इज साई W, वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, क्लियर, ठीक है। हालांकि ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर एब्जॉर्प्शन जब आगे आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट से भी वाटर एब्जॉर्प्शन को समझाया जाएगा, तो ये आप वहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है, 0, ठीक है। ऑल सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, लेस देन 0, दैट इज द नेगेटिव, क्लियर। यूनिट क्या है, पास्कल, ठीक है, कोई प्रेशर वाले यूनिट है, और रिप्रेजेंट इसको साई से करते हैं, ग्रीक वर्ड साई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से वाटर पोटेंशियल के बारे में आपको जनरल आइडिया हो जाता है। इसके बाद में आप इम्बाइबेशन को देखिए, नेक्स्ट टर्म आप ले सकते हैं इम्बाइबेशन, कुछ लोग इसको एम्बिबिशन भी प्रोनाउंस करते हैं, एम्बिबिशन, कुछ लोग एम्बिबिशन भी इसको क्या है, प्रोनाउंस करते हैं। और आप ये देखिए कि एम्बिबिशन क्या है एक्चुअली में, द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड्स या कोलोइडल सब्सटेंसेस विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन इज नोन एज इम्बाइबेशन, क्लियर, या एम्बिबिशन मतलब क्या है कि इट इज द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, सरफेस एब्जॉर्प्शन, क्लियर। और ये फिनोमेना जनरली आपने देखा होगा कि इट इज ए फिजिकल फिनोमेना
commonly seen in the seeds, fruits, aerial roots. ठीक है, in rainy season wooden doors and windows are swell due to imbibition. ठीक है भाई, रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि रेनी सीजन के में जो वुडन आर्टिकल्स हैं या डोर्स हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, विंडोज हैं स्वेल अप हो जाती हैं। ठीक है, ड्राई सीड है वो स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये इम्बाइबेशन में होता है। ठीक है, सरफेसली एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे वाटर विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज इम्बाइबेशन। क्लियर। अब क्या है कि इम्बाइबेशन में चेंजेस क्या आते हैं? क्लियर। तो चेंजेस ड्यूरिंग इम्बाइबेशन, चेंजेस ड्यूरिंग इम्बाइबेशन। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहला चेंजेस तो ये आता है कि इम्बाइबेशन की प्रोसेस में प्रेशर इज जनरेटेड। ठीक है, क्या है? प्रेशर इज जनरेटेड। सबसे पहला आप देखिए, ड्यूरिंग इम्बाइबेशन प्रेशर इज जनरेटेड। अब ये प्रेशर कहां से आया? जनरली क्या है कि आप ये देखिए कि प्री हिस्टोरिक मैन रॉक्स को ब्रेकअप करने के लिए, बाउल्डर्स को ब्रेकअप करने के लिए वुड का यूज करता था। मतलब क्या है कि रॉक्स के क्रेविसेस में, रॉक्स की दरारों में वो लकड़ियां फंसा देते थे और लकड़ियां फिर क्या है? इम्बाइब करती थी, वाटर एब्जॉर्ब करती थी एंड दे बिकम स्वैलो। ठीक है, एंड ब्रेक द पर्टिकुलर रॉक या पर्टिकुलर बाउल्डर्स। बाउल्डर्स मीन्स पत्थर को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर जनरेटेड होता है इम्बिबेशन में। क्लियर। मतलब क्या है कि भाई यदि आप ये देखें कि रॉक क्रेविसेस होते हैं, रॉक क्रेविसेस की रॉक के अंदर जो दरारें हैं, यदि उसमें कई बार क्या है सीड्स भी फंस जाते हैं। ठीक है, सीड्स फंस जाते हैं और ये सीड्स इम्बाइब करके फिर क्या है? दे ब्रेक द रॉक। रॉक को ये सीड ब्रेकअप कर देता है। इतना प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। मींस जो इम्बाइबेशन की प्रोसेस है, इसका मतलब ये वीदरिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? वीदरिंग में हेल्प करती है। और वीदरिंग आप जानते हैं कि रॉकी मटेरियल से सॉइल की फॉर्मेशन को वीदरिंग बोला जाता है। क्लियर। तो आपके ये समझ में आ गया कि ड्यूरिंग इम्बाइबेशन प्रेशर इज जनरेटेड। क्लियर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं कि ड्यूरिंग इम्बाइबेशन हीट इज जनरेटेड। ड्यूरिंग इम्बाइबेशन हीट इज जनरेटेड। हीट इज जनरेटेड मीन्स हीट भी निकलती है, विच इज नॉन एज, और इसी को क्या बोलते हैं? विच इज नॉन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? हीट ऑफ वेटिंग। हीट ऑफ वेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपके समझ में ये आ रहा होगा कि हीट जनरेट होती है, कैसे होती है? कि जनरली ये एक मटेरियल है, ठीक है, और इसके सरफेस से जब वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट सरफेस ऑफ एम्बाइवेंट दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ऐसे हीट यहाँ पे जनरेट होती है। क्लियर। तो ड्यूरिंग एम्बाइवेशन हीट इज जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रेशन और ऑल्सो नॉन एज हीट ऑफ वेटिंग इसको बोला जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से नीडिंग ऑफ फ्लोर, आटा लगाते हैं तो आटा लगाने में कभी आप देखना कि हीट जनरेट होती है, जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ वेटिंग भी बोलते हैं। हीट ऑफ वेटिंग भी बोलते हैं। क्लियर। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, नीडिंग ऑफ
फ्लोर, फ्लोर, FLOUR, ठीक है। आटा गूंथते हैं तब हीट रिलीज होती है, तो ये क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, या इसको हम हीट ऑफ वेटिंग भी बोलते हैं। हालांकि इम्बाइबेशन भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है जो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। हालांकि इम्बाइबेशन भी क्या है, इम्बाइबेशन भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर सॉल्वेंट की मूवमेंट हम देख रहे हैं। क्लियर बात आप समझ रहे हैं भाई। आप जनरली देखते हैं कि आपको सीड नजर आता है, ड्राई सीड है, लेकिन आप उसको पानी में डालो तो वो स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू इम्बिबिशन। क्लियर। तो इस तरीके से ये मेरा टॉपिक हो जाता है, और वीडियो को बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है और कई बार इसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे आपको डीपीटी को एक्सप्लेन करना है, और डीपीटी के बाद फिर मुझे आपको सीधा यहाँ पे और कुछ कंसेप्ट हैं वो भी आपको बताने, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में भी थोड़ा सा इनके बारे में और आप लोगों को आइडिया देना है। आप अच्छे से मेहनत करते रहें, और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।